हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोगों का त्याग पत्र पार्ट 10 हो रहा है फोर्थ सेमेस्टर जनरल पेपर का। शो ध्यान से सुनिए। प्रमोद, तुमने उसे देखा तो है। मेरे रूप का लोभ उस पर चढ़ता गया। वह नशा हो आया। मुझे उस समय उस पर बड़ी करुणा आई। प्रमोद, तुम्हें कैसे बताऊं? तुम बालक हो, लेकिन इस अभागे आदमी का मद उस पर इतना सवार हो गया कि मैं नहीं कह सकती। अपने परिवार को वह भूल गया, अपने कारोबार को भी वह भूल गया। मेरे लिए सब स्वाहा करने पर तुल पड़ा। एक रोज़ मुझसे बोला, चलो भाग चलें। मैं उसे बोल देती तो क्या वह सुनता? गर्म तवे पर जैसे जल की बूंद चटक कर छिटक रहती है, वैसे ही मेरी ओर से कोई ठंडा बोझ तब विस्फोट ही पैदा करता। मैंने उस बेचारे से पूछा, कहाँ चलोगे? बोला, जहाँ कहो चलूँ। मेरी प्यारी, तुम मेरी सर्वस्व हो। जैसी मैं उसकी प्यारी थी और प्यारी हूँ, वह मैं ही जानती हूँ। उसे अपने मोह का ही प्यार था, लेकिन उसे इसका पता न था। उस समय के मेरे जी की हालत मत पूछो। ऐसा त्रास मैंने बहुत कम पाया है। उसका प्रेम स्वीकार करने की कल्पना भी दुर्विसह थी, पर उसका दायित्व तो क्या मुझ पर न था? और यह भी कि ठीक है कि उस समय उसका सर्वस्व मैं ही थी। मैं उसके हाथ से निकलती तो वह अनर्थ ही कर बैठता, अपने को मार लेता। या शक्ति होती तो मुझे मार देता। सच कहती हूँ प्रमोद कि उस समय उस आदमी पर मुझे इतनी करुणा आई कि मैं ही जानती हूँ। मैं उसके इस भ्रम को किसी भांति न तोड़ सकी कि मैं उसकी ही हूँ, उस पर मुग्ध हूँ। ऐसा करना निर्दयता होती। मेरे पास जो कुछ बचा खुचा था, मैंने उसे सौंप दिया। 1000-1200 से ज़्यादा का वह माल न होगा। सब कुछ उसे देकर इस जगह का नाम मैंने सुझाया और कहा, वह दूर जगह है, वहीं चलो। जानते हो प्रमोद, इस जगह का नाम क्यों बताया? इसलिए कि मैं जानती थी कि जगह तुम्हारे पास है और एक न एक रोज़ मैं तुम्हें ज़रूर देख पाऊंगी। मैं बुआ को देखता रह गया। मेरे भीतर जाने कैसी उथल पुथल मची थी। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या चाहता हूँ। इस सामने बैठी प्रगल्भ नारी को घृणा करना चाहता हूँ या उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहता हूँ। वह नारी अति निर्मम स्नेह भाव से मुझे देखती रही, कहती रही, लेकिन यह स्वप्न में भी न सोचा था कि खोजते हुए तुम ही मुझे पालोगे। सोचा यह था कि जब चित्त न मानेगा, तब अपने प्रयत्नों से दूर से ही तुम्हें देखकर जी भर लिया करूँगी। प्रमोद, तुम मुझे घृणा कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मैं उस काल अत्यंत अवश्य हो आया। जी हुआ कि यहाँ से भाग सकूँ तो भाग जाऊँ, लेकिन जकड़ा बैठा ही रह गया। मन पर तब बहुत बोझ पड़ रहा था। न क्रोध में चिल्लाया जाता था, न स्नेह के आग में रोया जाता था। प्रमोद, मेरी अवस्था देखते तो हो। तुझसे छिपाऊंगी क्या? यह गर्व इसी आदमी का है। कहकर ऐसे ठंडे निर्दय भाव से उन्होंने मुझे देखा कि उस निगाह को न संभाल कर मैंने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया। तुमको लाज आती है, लाज की बात ही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस आदमी को अब मुझसे विरक्ति हो रही है और अपने परिवार की याद आ रही है। जब सबको छोड़कर मुझे साथ ले चलने को उतावला था, तब भी मैं जानती थी कि थोड़े दिनों बाद इसे लौटकर अपने परिवार के बीच ही जाना होगा। जानती थी कि इसी अवश्य अवश्य अनुरक्ति में से एक दिन प्रबल विरक्ति का भाव फूटेगा। जानती थी, इसीलिए मैं उसे साथ ले आई। वह बेरुखी का भाव अब शुरू हो गया है। उसे अब चले ही जाना चाहिए। परिवार वहाँ अकेला है, मुझे वह नहीं झेल सकता। मेरी कोशिश है कि वह मुझसे उकता जाए। अपनी अवस्था में जानती हूँ, पेट में बालक है, लेकिन ऐसी अवस्था भी स्वार्थ की बात सोचना ठीक नहीं है। मैं उसे उसके परिवार में लौटा कर ही मानूंगी। अब समय आया है कि उसे इस बात की अक्ल आ जाएगी। अब उसका मोह टूट गया है। वह जान गया है कि मैं उसकी सर्वस्व नहीं हूँ। मैं बस एक बदजात व्यभिचारिणी स्त्री हूँ। तकिए में मुंह दबाए मैं यह सब सुनता रहा। इतनी वेदना मैंने शायद ही कभी पाई हो। मेरा मन भीतर ही भीतर महसूस कर रह जाता था और मुझे कुछ भी कल न मिलता था। एक आंसू तक भी उठकर आंखों में नहीं आ सका। तकलीफ इतनी अधिक थी। मैं कहती हूँ, महीने 2 महीने के भीतर यह आदमी यहाँ से चल देगा और मेरे पास एक भी पैसा नहीं छोड़ेगा। वह जानता है कि पैसे की दुनिया है, इसलिए 700-800 जो रुपया हाथ बचेगा वह आड़े दिन काम ही आएगा। वह यह भी जानता है कि एक फाहिशा औरत जी चाहे जैसे जी लेगी, पैसा उसके पास छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं यह सब जानती हूँ, इसी से फिक्र नहीं करना चाहती। पर फिर इस पेट के बालक का क्या होगा? यह कहने के साथ उन्होंने एक भरी सांस ली, जिससे मेरा महसूस हुआ मन एक साथ कांप कर भी गया। क्या होगा भगवान ही जानता है क्या होगा। मुझे और कोई दूसरा आसरा नहीं है, पर भगवान सर्वतैयामी है, सर्वशक्तिमान है। मुझे कोई और आसरा क्यों चाहिए?
इसके बाद कुछ देर चुप्पी रही। मैं वैसे ही तकिए मुंह दाबे औंधा पड़ा रहा। बुआ फिर बोली, प्रमोद, इसी से कहती हूँ कि जब तक पास है तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है। मेरा सब कुछ उसका है। उसकी सेवा में मैं त्रुटि नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म यही है तो कहता है। इसके बाद बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। चुप सुन, मानो सब कुछ ठहर गया हो, मानो समय जमकर खड़ी शिला हो गया है। निर्वता ऐसी आई है कि हमारे सांस ही हमें हमें हाय हाय शोर करते हुए जाने पड़ने लगे। ऐसे कितना समय बीता, त्रास दुर्बह हो गया। तब उस बर्फीली चट्टान से जमी चुप्पी को तोड़कर बुआ ने कहा, प्रमोद, तुम सोए तो अवश्य नहीं हो, और मैं जाने क्या क्या बकती रही। कहानी अनकहानी जाने क्या क्या कह गई। दुनिया में मेरे एक तो तुम ही हो जिससे दुराव मुझसे नहीं रहा जाएगा। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं जरा पड़ोस के एक बालक को देखाऊं। मैं पड़ा ही रहा, बोला नहीं, और बुआ चली गई। मैं वहाँ सो नहीं सका। मेरा मन बहुत घबराने लगा। जो कहानी सुनी है उसे कैसे लूँ, कैसे झेलूँ, मन से वह संभाली नहीं जाती थी। इलाज यही था कि मैं उसे बचकर चला जाऊँ उसी अपनी दुनिया में जहाँ वस्तुओं का मान बंधा हुआ है और कोई झमेला नहीं है, जहाँ रास्ता बनाया हुआ है और खुद को खोजने की जरूरत नहीं है, जिज्ञासा जहाँ शांत हो है और प्रश्न अवज्ञा का द्योतक है। इन बुआ का मैं क्या बनाऊं? उनकी इस कोठरी में मैं अपना ही क्या बनाऊं? यहाँ सब कुछ उलट पुलट गया मालूम होता है। पति गृह को छोड़कर यहाँ गंदे व्यभिचार में रहने वाली नारी पति धर्म की बात करती है, और उसको सुनता हुआ एक पढ़ा लिखा मुझ जैसा समझदार युवक उस नारी को लांछित नहीं करता, बल्कि उसके प्रति और खींच कर रह जाता है। ओ असह्य है। यह एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। बुआ घर नहीं चलेंगी। देख लिया, मैं उन्हें घर नहीं ले जा सकता हूँ। मैं उन्हें उनकी राह से क्या एक पग भी इधर उधर कर सकूंगा? मुझे नहीं मालूम। मैं शायद कुछ नहीं कर सकूंगा। वह मुझे कुछ नहीं करने देगी। उनकी मति उलट गई है, वह नहीं सुधरना चाहती। तब मैं उन्हें क्या सुधारूं? और तो और मुझे इसी में शंका होने लगी कि सुधार की जरूरत उनमें है कि मुझ में है। यह शंका सही थी। मैं बीए में पढ़ने वाला युवक उच्च विचारों में रहता था, उच्चता की तरफ देखता था। मैं अपने महत्व से भरा था। उस महत्व से कुछ इधर उधर जिसे निचाई समझता हूँ, वहाँ भी कुछ सच्चाई है। यह नहीं जानना चाहता था, जानकर सहना नहीं चाहता था। मुझको बड़ा जो बनना था। मैं लेटे लेटे सहसा उठा, अपने नीचे बिछे हुए कपड़ों को एक एक कर उठाया और वह करके तह करके चिन कर रख दिया। सोचने लगा कि इस कमरे की व्यवस्था को संपूर्ण बनाने के लिए क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, पर ऐसा कोई काम नहीं सूझा। कमरे की सब चीज़ें ठीक अपनी जगह थी। साफ कमरे को एक बार और भी अपनी ओर से झाड़ू देकर साफ कर जाऊं। सोचा, इसमें कुछ हर्ज नहीं है। जूता पहनकर और उसके तस्मे बांधकर बुहारी ले मैं यही काम करने लगा। बिल्कुल चुपचाप वहां से चले जाने का साहस नहीं होता था। जी की कृतज्ञता कुछ तो व्यय हो नहीं बहुत भारी मालूम होती थी। लेकिन झाड़ू देकर कुछ न पाया था कि बुआ आ पहुंची। मैं बहुत लज्जित हो गया और जल्दी में झाड़ू हाथ से अलग कर ऐसा खड़ा हो गया कि जैसे मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, गलती से अभियुक्त के कटघरे में खड़ा हूँ। प्रमोद, यह तुम्हें क्या सूझ गया है? क्या अभी चले जा रहे हो? सोए नहीं? हाँ, अब जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, पर कमरे में ऐसा कूड़ा तो बहुत नहीं मालूम होता है। बुहारी की जरूरत है हो। और क्यों भाई, क्यों अब जाना ही चाहिए? घर पर माँ ने बुलाया है। मैंने कहा था ना कि ब्याह की बातचीत है, सो जाना है। ब्याह की बातचीत? मैंने कहा तो था। मैंने सुना ना होगा। तो ब्याह की बातचीत चल रही थी है। तेरे ब्याह में तो मैं भी शरीक होना चाहती थी कि क्या माने? जरूर शरीक होगी, उन्होंने लज्जित वाणी में कहा। हाँ रे, जरूर शरीक होंगी। मैंने कर्म जो ऐसे किए हैं, बातचीत पक्की हो गई। मेरे बिना पक्की कैसे हो जाएगी बुआ? और मैं अभी ब्याह नहीं करूँगा। उन्होंने बात आगे न बढ़ने दी। कहा, कब जाएगा? अभी गाड़ी अभी जाती है। इस बात का उत्तर न देकर मैंने पूछा, बुआ सच तुम ब्याह में भी ना आओगी? कैसे आऊँगी? कैसे क्या होता है? आने की तरह से आओगी? मैं समाज की बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुम परवाह नहीं करो भाई तो चल सकता है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती कि परवाह न करूं। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटी कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे या कि किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए मैं इतना कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में खुद ही
रहूं। क्या कभी सोचा था कि तुम्हारा ब्याह होगा और मैं अलग मन महसूस कर रह जाऊंगी? लेकिन चलो, जो होना है होगा ही। मैं इस बातचीत के बीच में कपड़ों के चीने हुए ढेर पर आ बैठा था। मैंने वहीं से कहा, तुम मुझे भी तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है, यही ना? बुआ ने अकुंठित भाव से कहा, हाँ, यह भी। लेकिन जरूरत से जो काम होते हैं उनकी मर्यादाओं उल्लंघन कर कभी बिल्कुल गैर जरूरी बातें भी हो पड़ती हैं। यह तुम्हारा आना ही क्या बिल्कुल वैसी ही है, गैर जरूरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत उसको नहीं रोक सकी और तुम यहाँ यहाँ आ ही पड़े ऐसे ही। मैंने बीच में बात काट कर कहा, अब ना आऊँगा, नहीं आना चाहिए। मैं तो तुमको अपनी भर ओर से यही समझाने वाली थी, जो समाज में है। समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने का जिम्मा भी उन पर है। वह उनका कर्तव्य है। जो उसके उच्छिष्ट हैं या उत्कृष्ट हैं बनना पसंद कर सकते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करने की छूट हो सकती है। प्रमोद, यह बात तो ठीक है कि सत्य को सदा नए प्रयोगों की अपेक्षा है, लेकिन उन प्रयोगों में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जान की अधिक समाज दर नहीं रह गई है। मैं अंडर ग्रेजुएट उनकी कुछ भी बात नहीं समझ सका। आज वे बातें मुझे याद आती हैं और मुझे निश्चय हो गया कि सचमुच जो शास्त्र से नहीं मिलता वह ज्ञान आत्म व्यथा से में से मिल जाता है। नहीं तो इतने गंभीर जीवन तथ्य को इस स्वाभाविकता से वश में करने और व्यक्त करने के बुआ के अधिकार का और भेद क्या हो सकता है? मैंने उस समय कहा था, बुआ, मैं अब नहीं आऊँगा। मैं सहायता का मन लेकर आया था। देखता हूँ कोई सहायता कोई नहीं लेता है। बस अब मैं नहीं आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।